हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाई-फाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अपने यूपी टेट मैथ का। ये दोस्तों आपका टोटल प्रैक्टिस होने वाली है। यहाँ पर बेसिक आपको नहीं पढ़ाया जाएगा क्योंकि बेसिक आप लोग पढ़ चुके हो। अभी हाल फिलहाल में आपको पता होगा कि जो 28 तारीख को आपका टेट का पेपर था वो निरस्त हो चुका है। तो उसी को नज़र में रखते हुए अब जो हमारा 26 दिसंबर को टेट का पेपर लगा है, उसकी हम लोग पूरी की पूरी तैयारी इन बचे हुए दिनों में करने वाले हैं, ठीक है ना। जितना भी टाइम हमको सरकार ने दिया है या आयोग ने दिया है, तो उस टाइम में हम अपनी तैयारी को और अच्छा बनाएंगे। और हो सकता है पिछले पेपर में हमारे 2-3 क्वेश्चन रह जाते, तो इस पेपर में जो होने वाला है 28 दिसंबर को, वो भी क्वेश्चन नहीं रहेंगे। हम इतनी अच्छी तैयारी करके जाएंगे, ठीक है ना। तो वीडियो को अंत तक वॉच करना। 110% आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे। एक एक करके क्वेश्चन आते रहेंगे, आप क्वेश्चन को सॉल्व करना। और मैं शुरुआत में ही बता दूं कि इस क्वेश्चनों की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, हाई-फाई स्टडी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड करके प्रैक्टिस एक बार फिर से कर सकते हो, ठीक है ना। तो आइए फिर शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आ चुका है, पढ़ो समझो और बताओ कि पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा फटाफट, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन आ चुका है, जरा पढ़ो और बताओ क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। देखो, पहला क्वेश्चन लिखा है मेरे भाई कि कह रहा है कि एक पेन को 144 में बेचने पर क्रय मूल्य पर 1/7 की हानि होती है। यदि पेन को 189 रुपये में बेचा जाए तो लाभ परसेंटेज आपको बताना है। लाभ परसेंटेज आपको बताना है। एक सीधी बात दिमाग में याद रखना है, इस एक कंसेप्ट को याद रखना। कंसेप्ट क्या है कि चाहे मेरे भाई आपका लाभ परसेंटेज हो, चाहे आपका हानि परसेंटेज हो, चाहे लाभ परसेंटेज हो, चाहे हानि परसेंटेज हो, हमेशा आप कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य के रेस्पेक्ट में निकालोगे। इस बात को दिमाग में याद रखना। प्रॉफिट एंड लॉस में यही खेल होता है। क्वेश्चन जरा पढ़िए। आप सबसे पहले कितने में वस्तु को बेच रहे हो? पेन को तो 144 में बेच रहे हो। भाई सेलिंग प्राइस दिया गया ना, कितना दिया गया? 144 रुपये दिया गया। तो कह रहा है कि सीपी का 1/7 क्या होती है? हानि होती है। सीपी का 1/7 क्या होती है? लॉस होता है, हानि होती है। क्वेश्चन यही तो कह रहा है ना। अब देखो, ये नीचे क्या होता है? सीपी होता है। अगर सीपी पर 1 की हानि है, देखो यहाँ पर परसेंटेज भी दे सकता था, लेकिन सीधे फ्रैक्शन वैल्यू दिया तो कोई दिक्कत नहीं। अगर नीचे हमेशा जो आपका नीचे होता है वो क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। अगर मेरे भाई मैं यहाँ से सीपी से और आपका एसपी का रेशियो निकालूं, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस पर, सेलिंग प्राइस 7, कॉस्ट प्राइस अगर 7 है, साथ में 1 की हानि हो गई तो कितना बचा? 6 बचा ना। साथ में 1 की हानि हो गई तो कितना बचा? 6 बचा। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ पर आप वस्तु को बेच रहे हो 6 रुपये में, लेकिन एक्चुअल वस्तु का सेलिंग प्राइस 144 रुपये। तो 6 की वैल्यू कितनी है? 144 है ना। अब यहाँ से हम अपना कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे, क्योंकि जब कॉस्ट प्राइस पता चलेगा तभी प्रॉफिट एंड परसेंटेज लॉस बता पाएंगे। तो हम 6 से काटेंगे तो 6 दूनी हो गया 12, 6 जो हो गए 24, यानी 1 की वैल्यू 24 आ गई। तो 7 की वैल्यू लाने के लिए 24 से मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी 7 चौके 28 के 8 हासिल 2 आ गया। 7 दूनी 14, 15 16, 168 रुपये। ये 168 रुपये क्या आया? कॉस्ट प्राइस आया है। बात इतनी क्लियर। तो मैं लिख लेता हूँ कि कॉस्ट प्राइस हमने निकाल दिया 168। अब उसके बाद हम वस्तु को बेच रहे हैं। कितने का बेच रहे हैं? तो बेच रहे हैं 189 का, 189 रुपये का। अब वस्तु को हम 189 रुपये में बेच रहे हैं। हमने खरीदा 168 में था, बेच रहे हैं 189 में। हमको प्रॉफिट हो गया ना, क्योंकि प्रॉफिट कब होता है? जब सेलिंग प्राइस बड़ा होता है कॉस्ट प्राइस से। तो कितने का प्रॉफिट? 9 में से 8 जाएगा तो 1 बच जाएगा, 8 में से 6 जाएगा तो 2 बच जाएगा, 21 का प्रॉफिट हो गया ना। देखो 21 का प्रॉफिट, और प्रॉफिट परसेंटेज बताना है तो 21 का प्रॉफिट। प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस मूल्य पर होता है? क्रय मूल्य पर।
क्रय मूल्य कितना 168, तो 168 हो गया इंटू कितना हो गया भाई 100 हो गया। लो अब हम यहाँ से क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। 2 8 16 और 1 8 8, ये 8 बार में पूरा पूरा कट जाएगा भाई। 2 8 16 1 8 8, 8 से 100 को डिवाइड करेंगे, 8 दूनी 16 या 8 एक कम कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, 12.5% का प्रॉफिट आ जाएगा। इतनी बात समझ गए कि नहीं समझ गए, पहला क्वेश्चन था। पहले क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 12.5%। ये ऑप्शन में ऐसे भी हो सकता है 12 सही 1/2%, तो भी दिक्कत नहीं लेना, आंसर आपका सेम ही आएगा। 12.5 कहो चाहे 12.5 कहो, ऑप्शन सेम ही है। तो ये बात आपको याद रखना है, ठीक है ना भाई। आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। नोट करो, फिर नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 समझिए और बताइए क्या आएगा उत्तर। आ चुका है दूसरा प्रश्न। देखो भाई, देखिए पढ़ लेना क्वेश्चन को, उसके बाद आंसर देना। हमको जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है, आसानी से क्वेश्चन पढ़ना है और उसके बाद लगा के आंसर देना है ना। चलो बताओ क्वेश्चन फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताओ कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात दिया है। दो संख्याओं का क्या दिया है, अनुपात दिया है ना। अनुपात कितना दिया गया है भाई 3:4। भाई दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है। ये दिया गया है 3 और ये दिया गया 4, दो संख्याओं का अनुपात। उसके बाद दिया गया इनके वर्गों का अंतर। इनके वर्गों का अंतर आपको दिया गया मेरे भाई, क्या दिया गया है, वो वर्गों का डिफरेंस दिया गया, अंतर दिया गया। कितना दिया गया है, तो 63 दिया गया। क्वेश्चन कह रहा है कि छोटी संख्या आपको बताना है, आपको छोटी संख्या बताना। तो हमने आपको सिखा रखा है कि ये जब भी कभी ये अनुपात में हो ना, तो ये आपकी संख्या एक्चुअल नहीं होती है। तो संख्या क्या होती है, हम इसमें x सटा सकते हैं, हम इसको 3x अनुपात 4x कह सकते हैं। और क्वेश्चन में पढ़ सकते हो, क्वेश्चन कह रहा है कि इनके वर्गों का अंतर। अगर वर्गों का अंतर है तो हम वर्ग कर लेंगे, अगर वर्ग करोगे तो 3 त्रिक 9x स्क्वायर और उसके बाद क्या आ जाएगा 16x स्क्वायर। इनके वर्गों का अंतर है ना, तो देखो अंतर कितने का है, अंतर 16 और 9, 9 और 7 7x स्क्वायर का अंतर है ना। अंतर कभी ऋणात्मक नहीं होता, याद रखना, अंतर कभी ऋणात्मक नहीं होता है। तो 7x स्क्वायर का अंतर, लेकिन क्वेश्चन करा ना 63 का है, तो हम x की वैल्यू निकालेंगे 7 9 63। x की वैल्यू √9 आ जाएगी, कोई परेशानी नहीं। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। और जब x की वैल्यू पता तो छोटी संख्या बता सकते हैं। छोटी संख्या क्या थी 3x, क्योंकि हमने x सटाया था ना भाई x, तो हम 3x की छोटी संख्या क्या मानेंगे 3 इंटू 3 की x की वैल्यू 3 रखेंगे, तो 9 आपका राइट आंसर आ जाएगा। 9 क्या आ जाएगा आपका सही उत्तर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब क्या आएगा 9 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, जरा एक बार बताओ। बात क्लियर हो गई ना। ये आपकी प्रोसेस हो गई क्वेश्चनों को लगाने की। आइए आगे पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये बात क्लियर ना, आगे पहुंचे। ओके मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, बताओ क्या आएगा उत्तर। प्रश्न संख्या 3 देखो और बताओ क्या आएगा उत्तर, ठीक है ना। फटाफट कोशिश करो बताने की, फटाफट कोशिश करना है बताने की। क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि कितने वर्षों में, टाइम आपको बताना है। तो हमने लिख लिया टाइम इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। प्रिंसिपल दिया है 3500 रुपये, तो P इज इक्वल टू 3500 दिया है। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दी है 10%, रेट आपको दी गई है 10%। उसके बाद आपको अमाउंट भी दे रखा है, कितना दे रखा है अमाउंट, तो अमाउंट दे रखा है इस क्वेश्चन में आपको कितना, तो 4500 रुपये। बस आपको टाइम बताना है, आप बता दीजिए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखो अगर मैं बात करूं तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है अमाउंट माइनस के प्रिंसिपल। अमाउंट है आपका 4500 माइनस के 3500 इज इक्वल टू 1000 आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अगर 1000 आपका सिंपल इंटरेस्ट आ गया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता ही है, टाइम निकाल सकते हो। तो आपको पता फार्मूला होता है SI इज इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपान का 100। सिंपल इंटरेस्ट 1000, हमने 1000 रख दिया।
प्रिंसिपल आपका कितना था 3500, 3500 रख दिया। रेट आपके 10% थी, टाइम आपको बताना तो टी हो गया और बटे में क्या हो गया 100 हो गया। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं। 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया कट हो गया। 5 से काटेंगे 5 सत्ते कितना हो गया भाई 35 हो गया है ना। 5 सत्ते कितना हो गया 35। 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, ये कितना हो गया 200 हो गया। 200 हो गया ना भाई, बात को समझो जरा। यहाँ 3500 हो, यहाँ 4500 हो, 3500 4500 मतलब 1000। तो ये हमारा आ गया 7 से काटेंगे। तो अगर 7 से काटेंगे तो 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। कितना बचा 7 दूनी 14, 6 बचा, 7 हो गया, 7 अट्ठे 56 हो गया। 28 सही 4/7 वर्ष। 28 सही 4/7 वर्ष क्या आएगा आपका जवाब आएगा। 28 सही 4/7 वर्ष आपका जवाब आएगा। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? यह बात समझ में आई कि नहीं आई? कितने वर्षों में 3500 रुपये 10% की दर से 4500 रुपये हो जाएंगे। तो 28 वर्ष 28 सही 4/7 वर्षों में, 28 सही 4/7 वर्षों में, है ना। कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है भाई? अच्छा हाँ, गड़बड़ हो रहा है भाई। देखो यहाँ पर आएगा आपका, थोड़ा सा भाई याद रखना, हमसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है कि ये 1 जीरो से 1 जीरो हम यह भी काट देंगे। तो बचेगा आपका 20/7। और 20/7 का मतलब 7 दूनी 14, 6 20, 2 सही 6/7 वर्ष आएगा। माफ़ी चाहते हैं, हमने वहाँ पर जीरो नहीं काटा था रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला, तो माफ़ी चाहते हैं। आंसर क्या आएगा 2 सही 6/7 वर्ष आएगा। कोई दिक्कत नहीं, समझ गए होंगे। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था और नॉर्मल सा क्वेश्चन था, आप समझ गए होंगे। आगे पहुँचते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है, देखो और पढ़ो और बताओ क्या आएगा उत्तर। प्रश्न संख्या 4, देखो पढ़ो समझो और लगाने की कोशिश करो। उत्तर क्या आएगा आप बताओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 का, क्वेश्चन नंबर 4 आपका रेशियो से है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर दे रखा है कि A/B बराबर 1/2 अनुपात 1/3। देखो A/B बराबर दिया गया है 1/2 अनुपात 1/3, है ना। अब देखो यहाँ से सबसे पहले आप A और B का क्या निकाल लो, रेशियो निकाल लो। तो A और B जब भी कभी दो भिन्न दी हों उनका अनुपात निकालना हो तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो बस। 3 एक कम 3 हो जाएगा, 2 एक कम 2, यानी A और B की वैल्यू कितनी आ गई 3/2 आ गई। इस तरह आप समझ सकते हो कि A की वैल्यू 3 आ गई, B की वैल्यू 2 आ गई। देन आगे क्वेश्चन में कहा गया कि B अनुपात C है 1/5 अनुपात 1/3। ओके भाई साहब, तो मैं लिख लेता हूँ B अनुपात C दिया गया है 1/5, 1/5 अनुपात 1/3 दे रखा है। लो भाई मैंने कर लिया, जो प्रोसेस वही किया वही यहाँ पर करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये क्या आ जाएगा 3 एक कम 3, 3 आ गया, 5 एक कम 5, 5 आ गया। तो ये आ गया आपका कितना, B की वैल्यू 3 आ गई, C की वैल्यू 5 आ गई। अब आपसे पूछे क्या है A+B और B+C का मान। आपसे पूछे है A+B अनुपात B+C का मान पूछे है। अब यहाँ से समझने वाली बात है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, आप डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू नहीं रखोगे मेरे भाई। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर B है, यहाँ पर B है, यहाँ पर B 2 है, यहाँ पर B 3 है, तो ये दोनों बराबर नहीं है। और जब बराबर नहीं है तो आपको बराबर करना पड़ेगा। आप कैसे बराबर करोगे? आप एक लाइन में समझ लीजिए कि A अनुपात B आपने निकाला और B अनुपात C आपने निकाला। A अनुपात B निकाले हो कितना 3/2, B अनुपात C कितना निकाले हो भाई 3/5, है ना। अब देखो B यहाँ पर 3 है, यहाँ पर B 2 है, 2 और 3 को बराबर करना है, तो क्यों ना हम इसमें 3 से गुणा कर दें और क्यों ना हम इसमें 2 से गुणा कर दें। क्यों? क्योंकि 2 और 3 का लासा 6 होता है, 6 को बनाने के लिए 3 से गुणा, 3 से गुणा। तो A/B क्या आएगा 3 3 9 अनुपात 6, तो 9/6 यहाँ से आ गया। यहाँ से क्या आएगा 6/10, तो यहाँ से आ गया 6/10 आ गया। अब आप देखो B और B की वैल्यू बराबर है, मान बता दीजिए। A है 9, B है 6, तो 9 + 6 डायरेक्ट 15 भी कह सकते हो, या B+C 6 और 10 के 16, यानी 6 प्लस में 10, तो क्या आएगा 10 9 6 15 अनुपात 10 6 16, 15/16 आपका राइट आंसर आएगा।
50:60 क्या आएगा आपका सही जवाब आएगा। जब भी कभी मेरे भाई ऐसा क्वेश्चन आएगा तो रेशियो को आप बराबर कर लोगे, उसके बाद आप चीज़ों को आगे करोगे। पहले आपको रेशियो बराबर करना, बी और बी दोनों में कॉमन था तो मैंने दोनों को बराबर कर लिया। 2 और 3 का लासा 6, 6 बनाने के लिए 3 से गुणा, यहाँ 2 से गुणा, तो देखो 6 हो गया, देन वैल्यू रख दिया और 15:16 आपका आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, नोट कर सकते हो। इसको आप यहाँ पर देखोगे, उसके बाद टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड करोगे, पूरे 15 क्वेश्चन है इस पीडीएफ में, आप फिर प्रैक्टिस करोगे, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बस प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करते रहना है। रिवीजन ना करने वाले फिर थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, रिवीजन जरूर करते रहना, है ना। जितना भी आपने पढ़ रखा है ये मत समझना कि हमने एक बार सिलेबस ख़त्म कर दिया तो बस काम ख़त्म, ऐसा नहीं है भाई। किसी चीज़ को रख दोगे तो उसमें जंग लग जाती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बताओ क्या आएगा आंसर 5 नंबर क्वेश्चन का। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखिए इस क्वेश्चन को मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अभी आपने पेपर दिया होगा, पेपर में एक क्वेश्चन आया था अंतर का, है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया गया था, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा था, 2 ईयर में लगभग 3000 या 30,000 प्रिंसिपल था। वैसा क्वेश्चन मैं कराऊंगा, लेकिन अंतर का क्वेश्चन बहुत आसान है। देखो क्वेश्चन कह रहा, कोई धनराशि कंपाउंड इंटरेस्ट पर 3 वर्षों में 8 गुनी हो जाती है। 3 वर्षों में, देखो टाइम है आपका 3 ईयर्स, 3 वर्ष, और वो 8 गुनी हो जा रही है। देखो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हमने आपको एक चीज़ सिखाई थी, आप डायरेक्ट प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो निकाल लो। अमाउंट मतलब क्या होता है, मिश्र धन होता है, ये होता है आपका मिश्र धन, और ये क्या होता है आपका मूलधन होता है। आपको पता होगा ये मूलधन होता है। अगर कोई धन 1 रहा होगा तो वो 3 वर्षों में कितना 8 गुना हो गया, 8 गुना हो गया। आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछे हैं, दर पूछे हैं, तो दर कब निकाल पाएंगे, जब हमें 1 साल का ब्याज मिलेगा तभी तो दर निकाल पाएंगे। क्योंकि दर की परिभाषा क्या होती है कि 1 साल में मूलधन पर मिला हुआ ब्याज क्या कहलाता है, दर कहलाता है ना। या 100 रुपए पर 1 वर्ष में मिला ब्याज ही क्या कहलाता है, दर कहलाता है। अब देखो समय है 3 वर्ष, जब भी कभी समय 3 वर्ष होगा ना तो आप इसका क्यूब रूट ले लेना। जब भी समय 3 वर्ष होगा आप इसका क्यूब रूट ले लेना। जब समय 2 वर्ष होगा तो आप स्क्वायर रूट ले लेना। जब समय 4 वर्ष होगा तो √4 ले लेना। तो ऐसे आपको करना है। अगर आप बात करें 1 का क्यूब रूट 1 होता है और 8 का 2 हो जाता है, 8 का 2 ही तो हो जाता है। अब देखो ये 3 वर्ष का था और ये हमने 1 वर्ष का निकाल लिया। अब 1 से 2 बन गया, 1 वर्ष में 1 से 2 बन गया, तो कितना ब्याज मिला, 1 का ब्याज मिला। और ब्याज किस पर जोड़ोगे, प्रिंसिपल पर। 1 इंटू 1 और 1 इंटू 100, तो 100% क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 100% है भाई, याद रखना। क्योंकि आपको पता है ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। अगर अमाउंट से प्रिंसिपल घटाएंगे तो ब्याज पता चलेगा। 1 का ब्याज मिला, प्रिंसिपल पर मिला, इंटू 100 बराबर 100% आपका जवाब हो गया। क्लियर ना। चलो भाई आगे 6 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, देखो बताओ क्या आएगा उत्तर। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, पढ़ो और बताओ क्या आएगा उत्तर। इसका जवाब आपको तुरंत का तुरंत देना है ना। क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा सा लैंग्वेज का कमाल है, बाकी कुछ नहीं, क्वेश्चन में आप आसानी से लगा सकते हो, है ना। चलिए भाई देखिए, इसके मैं दो तरीके बताऊंगा, आप दोनों से लगा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, पहले देखो एक बात आती है सक्सेसिव केस की। सक्सेसिव केस क्या होता है, मान लिया हमने इस हाथ पर कुछ वस्तुएं रखी, हमने इस हाथ पर कुछ वस्तुएं रखी और हमने इस हाथ पर कुछ वस्तुएं रखी। अब दोनों हाथों पे मैंने वस्तुएं रख दी, मान लिया इस पे मैंने ज़्यादा वस्तुएं रखी और इस पे मैंने कम वस्तुएं रखी। तो इन दोनों के बैलेंस की वजह से जो हमारे सर पर भार पड़ेगा, जो हमारे सर का बैलेंस बिगड़ेगा, वो टोटल का कुछ बैलेंस हो जाएगा। तो इसी को सक्सेसिव बोलते हैं। मतलब कुछ वस्तुएं खरीदें उनमें हमें प्रॉफिट हो, और कुछ वस्तुएं खरीदें उनमें हमको लाभ हो, और ओवरऑल हमें इतना प्रॉफिट है, इतना लाभ दिया है, वहाँ हम सक्सेसिव केस लगाते हैं। जैसे इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति 40 वस्तुएं खरीदी,
40 वस्तुएं को 10 रुपये प्रति वस्तुएं की दर से खरीदता। टोटल वह कितनी वस्तुएं खरीदता है? 40 वस्तुएं। हमने इसको लिख के सर्कल में बना लिया। अब क्वेश्चन कह रहा है उनमें से एक भाग पर 25% का लाभ होता है। अच्छा, लाभ होता है तो परसेंटेज होता है कि लाभ होता तो प्लस में होगा कि माइनस में होगा? बताओ जरा। लाभ प्लस में होगा ना मेरे भाई। तो लाभ अगर प्लस में तो प्लस के 25% हमने लिख लिया। इतना काम तो आप भी कर सकते हो, हमने लिख लिया। फिर कह रहा है शेष भाग पर 10% का लाभ होता है, सॉरी शेष भाग पर 10% की हानि होती है। अगर 10% की हानि होती है तो माइनस के 10% मैंने कह दिया। और फिर कह रहा है कि कुल सौदे पर 4% का लाभ होता है। कुल सौदे पर 4% का लाभ होता है। तो 4% का लाभ हमने इसको प्लस में 4% लिख लिया। अब ये आपका सक्सेसिव बन गया। आपको क्या करना है? आपको हमेशा यहाँ से बड़ी वाले से छोटी वाले को घटाना है। हमेशा बड़ी वाले से छोटी वाले को घटाओगे। अगर आप 25 से 4 को घटाओगे तो आपको 21 मिलेगा, क्योंकि आपको इधर की वैल्यू इधर रखना। 25 से 4 घटाओगे 21 मिलेगा। आप अगर देखो बड़ा क्या है, 4 है कि 10 है? बड़ा प्लस के 4 है कि माइनस के 10? आपको कैसा प्लस के 4 है। और प्लस के 4 से जब आप माइनस के 10 घटाओगे तो आपको कितना बच जाएगा? 14 बच जाएगा। भाई 14 बचेगा कि नहीं बचेगा? बोलो जरा, नहीं समझे? देखो, अगर आप 4 में से माइनस करोगे माइनस के 10 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 प्लस 10 14 हो जाएगा। तो डायरेक्ट हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब बात को समझ रहे हो ना? अब इसको रेशियो में काट लीजिए। 7 दूनी 14, 7 तिरिक 21, 2:3 आ गया। आंसर चुटकियों में आएगा। टोटल कितनी किताबें खरीदे हैं? 40। और यहाँ टोटल कितनी किताबें खरीदे हो? 2 और 3 मतलब 5 किताबें खरीदे हो ना? बोलो। यहाँ टोटल 5 खरीदो, यहाँ 40। 5 की वैल्यू क्या है? 40 है ना? तो 1 की वैल्यू 5 अट्ठे 40, 1 आ गई। 1 की वैल्यू 8 आ गई। आपसे पूछा है 10% के हानि पर कितनी वस्तुएं खरीदी थी। हानि वाला ये है ना? तो 10% हानि पर कितनी वस्तुएं खरीदी? 3। तो 1 की वैल्यू अगर 8 है तो 3 की वैल्यू 8 3 कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। बोलो बात क्लियर? कितना आंसर आएगा? 24 आंसर आएगा। ये बात बताओ समझ में आई कि नहीं आई? ये होता सक्सेसिव केस। बड़े से बड़े क्वेश्चनों को आप विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हो अगर आप ये चीज़ सीख गए हो तो। प्रत्येक मॉडल पेपर में मैं ऐसा क्वेश्चन आपको कराऊंगा और 100% मैं कह सकता हूँ कि इस बार ऐसा क्वेश्चन आएगा प्रॉफिट एंड लॉस से। तो सीख कर जाना, है ना? तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कितना आएगा? 24 विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्लियर ना? चलो देखिए, वीडियो जब पसंद आएगी तब लाइक करना। लाइक के लिए मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ाता हूँ कि आप वीडियो को लाइक करो, कुछ भी करो। जितने लोग पढ़ो उतने लोग अपना जो टेट का पेपर है उसको क्लियर करो बस, है ना? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बढ़िया क्वेश्चन है। -15 + 90 माइनस के 15 प्लस के 90 डिवाइडेड बाई ब्रैकेट के अंदर है 89 माइनस का मंझले ब्रैकेट के अंदर है आपका 9 इंटू का 8 प्लस फिर है 33 माइनस का कितना है आपका 3 गुणे 7, 3 गुणे 7 और ये सारे ब्रैकेट बंद। अब आपको पता है यहाँ पर बोर्ड मास रूल फॉलो होगा। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट 7 त्रिक 21, तो 21 माइनस के 33 हो जाएगा, है ना? अब देखो पूरे स्टेप सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। यहाँ 21 माइनस के 33, 33 में से 21 जाएगा, 3 में से 1 जाएगा 2, 3 में से 2 जाएगा 1, 12 बच गया ना। यानी इस टोटल प्रोसेस को आप सॉल्व करोगे तो 12 बचेगा। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ क्या कह सकते हैं? प्लस के 12 लिख सकते हैं। और 9 8 72, ये 72 हो गया। 72 और 12 कितना हो गया? 2 2 4 7 1 8 84। यानी इसको जब मैंने पूरा सॉल्व किया तो कितना आ गया? 84 आ गया। बोलो बात क्लियर? 84 आ गया ना? माइनस है तो माइनस, अब 89 हो गया। अब इतनी प्रोसेस हम लिख लेते हैं एक बार। और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा भाई? 90 हो जाएगा प्लस माइनस के 15 हो जाएगा। अब लगाओ 89 में से 84 जाएगा तो 5 बच जाएगा, 5 भागे के 90। तो प्लस में क्या हो जाएगा? माइनस के 15, ये 18 बार चला जाएगा। 18 प्लस माइनस के 15, समझ रहे हो ना? तो प्लस माइनस माइनस, प्लस का 3 बच जाएगा। 3 आपका राइट आंसर होगा। 15 3 18।
3 आपका सही जवाब होगा। जिनका भी 3 आ रहा था बिल्कुल सही है, जिनका भी 3 आ रहा था बिल्कुल सही है। बोलो समझ गए हो कि नहीं समझ गए हो? अगर इतनी बात समझ गए हो तो बताओ फिर आगे बढ़ते हैं। अगर भाई इतनी बात समझ गए हो तो बताओ आगे बढ़ते हैं आगे प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 8 पर चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 जरा समझो। क्वेश्चन नंबर 8 की भावनाएं आपको समझनी है, क्या कह रहा है ये प्रश्न आपसे। कुछ इस प्रकार कह रहा है कि 30 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 16 दिनों में एक तालाब को खोद देते हैं। एक फार्मूला दिमाग में याद रखना, मैंने बताया था कि M1 D1 T1 बटे का होता है W1 बराबर का M2 D2 बटे का T2 और ये गुणे T2 बटे का W2, ये फार्मूला होता है। पहले कितने आदमी थे क्वेश्चन में देखकर बताओ फटाफट। पहले कितने आदमी थे? पहले 20 आदमी थे, तो हमने M1 के स्थान पर 20 रख लिया। D का मतलब डे, दिन, कितने दिन तक काम करते हैं भाई? 16 दिनों में एक तालाब को, 16 दिनों तक कितने घंटे? T मतलब घंटे, 8 घंटे। चलो बस। तालाब कितना था? एक तालाब था। तालाब मतलब काम तालाब में होगा ना, तो एक तालाब। अब कह रहा है, अब क्या कह रहा है देखो, 32 आदमी। अब कितने आदमी हो गए? 32 हो गए। D2 कितने दिन तक कितने घंटे काम करें, है ना, कितने घंटे काम करें, मतलब T2 की वैल्यू आपको बताना है। T2 की वैल्यू बताना, हमने मान लिया x घंटे काम करेंगे। और कितने दिन तक मेरे भाई? तो 20 दिनों तक। अब एक लाइन बहुत बढ़िया कही गई है कि दो तालाब को, दो समान तालाब को, यहाँ तालाब एक था, यहाँ तालाब कितना हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। भाई क्वेश्चन की आखिरी लाइन को पढ़ो, कह रहा है दो समान तालाबों को 20 दिनों में खोद दें। तो बस अब यहाँ से आप काटिए, देखो 2 से काटेंगे 16 बार में, 16 से 16 काम खत्म हो गया। अब क्या करेंगे? अब यहाँ से कुछ काट सकते हैं सर हम लोग, देखो भाई कुछ काट सकते हैं। 16 से 16 काम खत्म, ये हमको लग रहा है 20 से 20 काम खत्म हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 8 आ जाएगी। x की वैल्यू 8 डेज आ जाएगी। बोलो ये बात समझ गए कि नहीं सर? x की वैल्यू 8 डेज, x की वैल्यू 8 डेज आ जाएगी, ठीक है ना। x की वैल्यू कितनी आएगी? 8 डेज आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना भाई। 20 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 16 दिनों में एक तालाब को खोद सकते हैं। 32 आदमी कितने घंटे काम करके काम के 2 भाग को 20 दिनों में काम कर, 2 काम को 20 दिनों में कर सके। 2 से हमने काट दिया, देखो 2 से काटा 16 बार में, 16 से 16 काट दिया, 20 से 20 काट दिया, x = 8 आ गया आपका राइट आंसर। आगे पहुँचते, इस फार्मूले को याद रखना, ये M1 D1 वाले मैन आदमी वाले सारे काम आपके यहीं से हो जाएंगे। आगे पहुँचते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 देखो भाई आया है, बताओ क्या आएगा उत्तर। क्वेश्चन नंबर 9 प्रॉफिट एंड लॉस से है, बढ़िया क्वेश्चन है, लगाने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 950 में 50 वस्तुएं खरीदी जाती हैं, 950 में 40 वस्तुएं बेची जाती हैं, तो लाभ प्रतिशत आपको बताना है, ठीक है ना। देखो 50 वस्तुएं कितने में खरीदी जाती हैं? 950 में खरीदी जाती है। तो मैं पूछूं एक वस्तु कितने में खरीदी जाती है, तो एक वस्तु आप कहोगे सर 950 डिवाइडेड बाई 50 है। आप कहोगे सर 9 5 एकम 5 और 5 9 45, 19 रुपये में एक वस्तु खरीदी जाती। ये क्या हो गया? CP हो गया एक वस्तु का। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि 950 में 40 वस्तुएं बेची जाती हैं। अगर भैया 40 वस्तुएं कितने में बेची जाती है? 950 में, तो एक वस्तु कितने में बेची जाती? आप कहोगे 950 और बटे में 4, 4 0 0, 4 से काटो, 4 दूनी 8, एक बचा हो गया 15, 4 3 12 हो गया, 3 बचा, 4 7 28, 4 5 20। ये क्या आ गया? CP आ गया, सेलिंग प्राइस। अब प्रॉफिट लॉस हमेशा एक वस्तु पर होगी। अब ये थोड़ी नहीं 1 दर्जन केले बेच रहे हो तो 1 दर्जन पे आपको प्रॉफिट होगा, नो। जो 1 केले पर प्रॉफिट होगा वही 1 दर्जन पे होगा, वही 100 दर्जन पे होगा। प्रॉफिट हमेशा सेम रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, परसेंटेज प्रॉफिट सेम ही रहने वाला है। देखो अगर 19 में खरीदते हो, 23.7 में बेचते हो, तो कितने का प्रॉफिट? 19 4 23, 4.3, 4.75 का प्रॉफिट। यहाँ प्रॉफिट हो रहा है 4.75 का,
और प्रॉफिट लॉस हमेशा किस पर होता है, सीपी पर। सीपी क्या है 19, तो 19 पर, और इंटू क्या हो जाएगा मेरे भाई 100 हो जाएगा। दशमलव हटा के 2 जीरो बढ़ाया, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 19 दूना 38, 38 9 19 पंजे 95, 25% प्रॉफिट आपका सही जवाब। जिसका भी 25% आ रहा था वो बिल्कुल सही जवाब है। 25% आपका सही जवाब है। उम्मीद करते आपके समझ में आया होगा। आइए फिर आगे पहुंचते हैं। क्लियर, समझ गए। एक बात दिमाग में याद रखो, ओनली वन, क्या, आपका प्रॉफिट लॉस हमेशा क्रय मूल्य पर होगा। यहाँ पर क्रय मूल्य आपको नहीं पता था एक वस्तु का, तो हमने एक वस्तु का क्रय मूल्य, एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकाल लिया और उसी पे प्रॉफिट निकाल दिया। बात खत्म। आगे पहुँचते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, समझो और बताओ क्या आएगा उत्तर। क्वेश्चन नंबर 10 जरा पढ़ो और बताओ क्या आएगा उत्तर प्रश्न संख्या 10 का। प्रश्न संख्या 10 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है। आप अगर चाहोगे तो इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। चलिए बताओ। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है कि यदि संख्या का 59, हाँ 5 9 ए, उसके बाद है आपका 44 बी, आपका डिवाइड है किससे, डिवाइड है 36 से, 36 से, तो आपको बताना है कि a प्लस बी का अधिकतम मान। मेरे भाई आपसे पूछे जो है वही आंसर देगा। a और b का अधिकतम मान बताना मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मान बताना है। देखो ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे करेंगे। देखो यहाँ पर कितना भी बड़ा नंबर अगर भाग करने को आ जाए, कितना भी बड़ा नंबर भाग करने को आ जाए, तो आप इसको प्राइम फैक्टर के रूप में तोड़ोगे, मतलब अभाज्य संख्याओं के रूप में तोड़ोगे। तो देखो यहाँ पर हम इसको अभाज्य संख्या के रूप में कैसे तोड़ सकते हैं, 9 चौके 36। आपको पता है 9 क्या है, एक अभाज्य संख्या है कि नहीं, अभाज्य संख्या 9 है, नहीं है, लेकिन फिर भी हम 9 को 3 गुणे 3 कह सकते हैं। जो 3 का रूल होता है वही 9 का रूल होता है। तो आपको पता 4 से विभाजिता का नियम क्या होता है, 4 को हम कहते हैं 2 की पावर 2, हमने बताया। और 2 की पावर 2 का मतलब आखिरी के दो नंबर, आखिरी के दो नंबर अगर 4 से डिवाइड हैं तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी। 9 का मतलब क्या होता है कि संख्याओं का सम 9 है, 9 का 9 है, 9 का मल्टीपल है, या 9 से डिवाइड है तो संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगी। अगर मैं 4 की बात करता हूँ मेरे भाई, इस क्वेश्चन को जरा मैं इस तरफ लिखता हूँ, 59A 44 और B। अब आपको क्या अधिकतम बताना है, तो आप अगर पहले 4 से चेक करते हो, 4 से, तो B के स्थान पर आप क्या, अगर B की वैल्यू आप 0 रख दोगे तो भी 4 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 4 दहम 40, और 4 का विभाजिता नियम कहता है कि लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड होने चाहिए। अगर आप यहाँ पर क्या रख दोगे, 4 रख दोगे तब भी वो 4 से डिवाइड होगा, 44 11 टाइम में। और अगर यहाँ पर आप क्या 8 रख दोगे तब भी डिवाइड होगा। अब आपको क्या 12 रखोगे यहाँ पर, अरे नहीं भाई 12 में तो 2 अंक हो जाएंगे, हमें तो 1 अंक रखना है बी। तो यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर क्या आएगा, 8 आएगा। यानी बी के स्थान पर हम क्या रखेंगे, 8 रखेंगे। बी के स्थान पर हम 8 रखेंगे, तो एक नंबर तो पता चल गया 8। अब आप समझोगे 0 4 क्यों नहीं रखे, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है हमको अधिकतम मान बताना, ठीक है ना। अब इसी क्वेश्चन को आप इधर थोड़ा सा समझ लो, 59A 44, बी के स्थान पर कितने रखे हो, 8, हमने 8 रख लिया। अब आपको पता है 9 से विभाजिता का नियम चेक कर लो, जो संख्या 36 से विभाज्य है वो 9 और 4 से भी विभाजित होगी। तो 9 क्या कह रहा है, अंकों का सम होना चाहिए 9 से विभाजित, तो 9 से ये तो कट गया, 9 5 14, 14 4 18, 4 22, 22 8 30, और 9 चौके 36, 6 होता है। यानी ए की वैल्यू कितनी आएगी, 6 आएगी। ए की वैल्यू 6, बी की वैल्यू 8, 8 6 कितना हो गया 14। यहाँ पर रखोगे 6 प्लस के 8, और 8 6 कितना हो गया 14, आपका सही जवाब हो गया। 40 क्या हो गया, आपका सही जवाब हो गया। बोलो समझ में आ गया कि नहीं आ गया। 40 विल बी द राइट आंसर। देखो अगर 6 रखोगे यहाँ पर, आप देखना, आप ए के स्थान पर 6 रख के चेक कर लेना, बी के स्थान पर आप 8 रख के चेक कर लेना, और उसके बाद संख्या को 36 से भाग करके देख लेना, पूरी पूरी भाग चली जाएगी। ये आप
कर लेना, है ना। वैसे हमारी समस्या तो आपकी समझ में आ गई होगी कि जब संख्या 36 से डिवाइड है तो संख्या 9 और 4 के गुणनफल से डिवाइड हो गई। तो वही बात हो गई कि अगर आपके पिताजी में ब्लड ग्रुप ए है और उनका खून लाल है, सपोज दैट, मजाक की बात है बट फिर भी समझाने के लिए, अगर आप कोई है आपके घर में जिसका खून लाल है तो जाहिर सी बात आपका भी लाल होगा। ये तो नॉर्मल सी बात है। कभी कभी केसों में हो जाता है, कई बीमारियां ऐसी हो जाती हैं जो सभी को पता हुई होंगी। आगे पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 एवरेज से है क्वेश्चन, इसको बताओ। औसत से है क्वेश्चन, इसको आपको बताना है, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा कि 6 संख्याओं का औसत 45.5 है। देखो सबसे पहले बात को समझो, क्वेश्चन नंबर 11 में औसत बराबर क्या होता है? औसत बराबर क्या होता है? पदों का योग हम कह लें, पदों का योग, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या, यही ना होता है ना। एवरेज का मतलब औसत यही तो होता है। देखो पहले कितनी संख्याओं का औसत, अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि मैं पदों का योग निकालूं, मैं पदों का योग निकालूं, तो अगर मैं पदों का योग निकालूंगा तो पदों का योग क्या होगा? ये बटे से इधर गुणे में, यानी एवरेज इनटू क्या आ जाएगा? पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म, यही ना आएगा। अगर इतनी बात क्लियर है तो बता दो बस, ठीक है सर आ गया आंसर। पहले कितनी संख्याओं का था? पहले देखो क्वेश्चन में कह रहा कि औसत कितना है, औसत 45.5, 45.5, 6 संख्याओं का। तो 6 संख्याओं का योग बताओ जरा कितना होगा? आपको सर 6 पंचे 30, 3 आ गया, 6 पंचे 30, 3 33, 6 चौके 24, 25, 26, 27, 273 आएगा, है ना भाई, यही तो आएगा। 6 पंचे 30 के जीरो, हासिल आ गया 3, 6 पंचे 30, 3 33, 3, 6 चौके 24, 25, 26, 27, 273 आ गया। ये 6 संख्याओं का योग आया है, 6 नंबर का योग, यही ना क्वेश्चन में कह रहा। फिर कह रहा है एक नंबर और ऐड किया जा रहा, हमें नहीं पता कौन सा नंबर ऐड किया जा रहा, मतलब एक नंबर ऐड किया जा रहा। तो संख्याएं हो गई 7, अभी तक संख्याएं थी 6 लेकिन अब संख्याएं हो गई 7। तो 7 नंबर का योग क्या होगा, उनका एवरेज क्या होगा? भाई 7 नंबर का एवरेज कितना हो गया? तो 7 नंबर का एवरेज हो गया 47। तो 7 इंटू 47, इसी फार्मूले पे बेस्ड सारा खेल हो रहा है। एवरेज का एक ही सिंगल फार्मूला होता है, यही होता है बस। तो आप देखोगे 7 7 49, 4 7 चौके 28, 28 4 32, 329 हो गया। 7 7 49 9, 7 चौके 28, 4 32। जब 6 संख्याएं थी तो उनका योग 273 था, 7 संख्याएं हो गई उनका योग 329 हो गया। 7वीं संख्या कौन सी ऐड की हो? 9 में से 3 जाएगा तो 6 बच गया, है ना। और 12 में से 7 चला जाएगा तो 5 बच गया, 56। 2 से 2 गया, कुछ नहीं। 7वीं संख्या कौन सी है? 56 आपने ऐड किया था, 56 आपने 7वीं संख्या ऐड किए थे, तो आंसर क्या आएगा? 56 आ जाएगा। दोस्तों इसकी पीडीएफ जो है, इसकी पीडीएफ जो है वो मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दी है, टेलीग्राम पे मैंने अपलोड कर दी। जाके वहाँ पर वीडियो को देखने के बाद आप क्वेश्चन को सिलेक्ट करना, उसके बाद क्वेश्चन को लगाना, आपको समझ में आएगा। पीडीएफ पूरी हाथ से लिखे हुए क्वेश्चन है, ठीक है ना भाई, देख सकते हो हाथ से बनाई पीडीएफ है। तो चलो आगे पहुँचते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12, बताओ क्या आएगा उत्तर? प्रश्न संख्या 12 का क्या आएगा उत्तर, जल्दी से बताओ। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि एक साड़ी का अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद 12% का लाभ होता है। यदि मार्क प्राइस 840 है तो कॉस्ट प्राइस आपको बताना है। एमपी कितना है? एमपी का मतलब अंकित मूल्य 840 है। इस क्वेश्चनों को बनाने के मैं 2 तरीके बताऊंगा। एक तो डायरेक्ट फार्मूला होता है कि सीपी से एमपी का रेशियो होता है 100 माइनस के डी और 100 प्लस के पी, ये आपका फार्मूला होता है। इससे आप सीधे बना सकते हो डिस्काउंट के सारे क्वेश्चन, कितने बड़े एसएससी सीजीएल सीएचएसएल सीपीयू लेवल के क्वेश्चन आप इसी से बना सकते हो, है ना। तो देखो सबसे पहले आप देखो, डिस्काउंट हमेशा किस पर दोगे? छूट हमेशा किस मूल्य पर दी जाती है? अंकित मूल्य, सूची मूल्य, बाजारू मूल्य, इस मूल्य पर ना, लिस्ट प्राइस इसको बोलते हैं।
तो 840 की वस्तु थी, आपने छूट कितनी दी? जरा क्वेश्चन में देखो, आपने 20% की छूट दी, तो आपने बेचा कितने में होगा? 80% में ना बेचा होगा। तो मैं सेलिंग प्राइस निकालूंगा तो 0 से 0 कट हो गया, कितना हो गया? 8 के 32 के 2 हासिल 3, 8 टाइम 64 65 66 67 672, ये आ गया सेलिंग प्राइस। बोलो इतनी बात तो समझ में आई ही होगी, नॉर्मल सी बात थी। 672 आपका सेलिंग प्राइस आ गया। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि जो बेचे हो तो लाभ हुआ है आपको कितने का? 12% का, यानी 12% का लाभ हुआ। भाई 100% तो से कॉस्ट प्राइस होता, 12% का लाभ ले लिए हो, तब जाके वस्तु को 672 में बेचे हो। तो टोटल 112 की वैल्यू है ना 672। आपसे कॉस्ट प्राइस पूछा, 100 की वैल्यू पूछा है, तो 100 की वैल्यू के लिए क्या करोगे? इससे काटोगे, 12 छंग 72, 6 बार आ जाएगा, और 100 का 6 से गुणा करोगे तो 600 आपका आंसर आएगा, है ना। देखो काटने का सही तरीका, 100 से 12 को छोड़ो, पहले 600 को 100 से भाग करो 6 बार में, 72 को 12 से भाग को 6 बार में, यानी कि 6 बार में तो पूरा पूरा चला जाएगा। 100 से गुणा करना, 2 जीरो चिपका दो, 600 आपका राइट आंसर आया। कॉस्ट प्राइस कितना आएगा? 600 आ जाएगा। आगे पहुंचे भाई। क्वेश्चन नंबर 13 पीडीएफ में है, उसको आप क्या करोगे? लगा के जवाब इसी वीडियो में बताओगे कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 13 सर्च एंड इंडिस से है, और ये क्वेश्चन आपके निरस्त पेपर का क्वेश्चन है। जो टेट का पेपर निरस्त हुआ है उसी पेपर का ये क्वेश्चन है। डाटा सेम नहीं है, पावरें मैंने छोटी बड़ी कर दी हैं, लेकिन बाकी सेम चीज़ है ना, बाकी सेम चीज़ है भाई। क्वेश्चन नंबर 13 आप लगा लोगे, बाकी कल मैं इसको करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 14 आप देखो। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि 3 संख्याओं का योग 102 है। 3 कोई संख्याएं हैं, a प्लस बी प्लस सी कुछ भी हो सकती हैं, 102 इनका योग है, 102 इनका योग है। फिर क्वेश्चन का पहली और दूसरी का अनुपात 2:3 है। पहली दूसरी मैंने माना a रेशियो b, इनका अनुपात 2:3 मैंने लिख दिया, 2:3। फिर कहा गया दूसरी और तीसरी का अनुपात 5:3 है। दूसरी b थी ना, तो b, और तीसरी c थी, c, इसका अनुपात कितना है? 5:3 है। तो आपसे पूछा है कि दूसरी संख्या क्या है, सेकंड नंबर। अब आप देखो वही काम जो आपने पहले क्वेश्चन में किया था, यहाँ b है, यहाँ b है, b की वैल्यू यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, सेम नहीं, आप सेम कीजिए। 3 और 5 का लासा 15, यहाँ आप 5 से गुणा करा दोगे, यहाँ आप 3 से गुणा करा दोगे। तो मैं डायरेक्ट कहूँ कि a, b और c का रेशियो कितना आएगा? 5 दूनी 10 अनुपाते 5 तिया 15 अनुपाते 3 त्रिक 9, यही ना आएगा मेरे भाई? बोलो, क्योंकि आपको पता 15 15 बराबर, तो एक बार लिख लेंगे। अब तीनों का योग दिया, और यहाँ पर कितना योग है? 15 और 10 25, 10 35 34, यानी इन तीनों का योग कितना है? 34 है। और एक्चुअल में कितना है? 102 है ना, 102। 3 त्रिक 9, 4 तिया 12, एक की वैल्यू निकालोगे तो 3 त्रिक 9, 4 तिया 12, 4 बार में चला जाएगा। आपसे पूछा है दूसरी सबसे छोटी संख्या, दूसरी संख्या बताना। दूसरी संख्या कौन सी है? बी है, बी का रेशियो कितना है? 15, बी का रेशियो कितना? 15। तो 15 की वैल्यू बताओगे, एक की वैल्यू अगर 4 है तो 15 की वैल्यू 15 इंटू 4, 15 चौके 60, ये 15 चौके 4। अगर यही क्वेश्चन में दूसरी सबसे छोटी संख्या पूछता, तो सबसे छोटी तो 9 है, दूसरी सबसे छोटी 10, तो 10 हो जाती है। ओके ना, कितना आंसर आएगा? 60 आ जाएगा। चलिए आगे पहुंचते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर ना भाई? आगे देखिए, आगे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर किस पर? तो क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 15, आज का लास्ट क्वेश्चन। आपको 13 नंबर क्वेश्चन का जवाब कमेंट में देना है ना, 13 नंबर क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट में देना है। ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा चित्र है, मैं बना दे रहा हूँ, आप तुरंत उत्तर बता दोगे क्योंकि आप डीएलएड में ऐसा पढ़ रखे हो। ये आपकी कोई एक जीवा दे रखी है, AB 16, ये सेंटर है, सेंटर से इसकी दूरी दे रखी है 6, और ये आपसे पूछा है ये AB, ये दिए हैं क्या भाई? E, और ये दिए हैं C। आपसे
इस ए ई की वैल्यू पूछे हैं आपसे, इस क्वेश्चन में ए और ई की वैल्यू पूछे हैं, आपको बताना है। ए और ई की वैल्यू आपसे पूछे हैं, वही आपको बताना है क्या हो जाएगा। देखो आपको पता है कि अगर ये केंद्र से त्रिज्या पर लंब डाला गया तो ये जो 16 है ना, ये आप यहाँ से आप कह सकते हो, अगर इसका कोई नाम आप डी रख लो तो 8 ये हो जाएगा, 8 ये हो जाएगा, क्योंकि दो बराबर भागों में समद्विभाजित करती है ना। तो देखो ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। अगर आप इसको निकाल कर ले आओ इधर, इसका नाम है ए डी और सी, तो इसमें कोण डी आपका राइट एंगल ट्रायंगल, इसकी वैल्यू 8 है, इसकी वैल्यू 6 है, तो इसकी वैल्यू कितनी, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, इसकी वैल्यू 10। कैसे, 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, कोई नहीं आप निकाल भी सकते हो, आएगा तो ऐसे 10 ही आप निकाल भी सकते हो। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस के आधार स्क्वायर। लंब 90 डिग्री का ठीक सामने कर्ण, तो ये लंब, लंब किसी को मान लो 6 का स्क्वायर 36, हाँ तो 8 का स्क्वायर क्या आएगा भाई बोलो, 8 का स्क्वायर 64, और 36 64 100, स्क्वायर हटाओगे तो रूट आएगा, स्क्वायर हटाओगे तो रूट आएगा, तो आप कह सकते हो 10 आ जाएगा, तो 10 आ गया। अगर इतनी 10 है तो इतनी 10 हो जाएगी, वो आपसे व्यास पूछा तो 10 10 कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। वैसे इसमें कोई आपको मात्रक नहीं दिया गया है, मात्रक जो भी दिया गया होता 20 आएगा आपका राइट आंसर। 20 सेंटीमीटर में होता तो सेंटीमीटर, डेसीमीटर में तो डेसीमीटर, मिलीमीटर कुछ भी होता, बहरहाल 20 आएगा। ठीक है ना, तो आंसर कितना आएगा, 20 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब कहाँ देना, कमेंट बॉक्स में देना। अगला क्वेश्चन सुनो, आज का क्वेश्चन, आज के जीडी के पेपर में क्वेश्चन आया है, एक क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन आप लोग भी लगाने की कोशिश करना, क्योंकि हम लोग रोज ना रोज नया नया एक नया क्वेश्चन सीखेंगे। ठीक है ना, जीडी के पेपर में आज एक क्वेश्चन आया, इसका जवाब आपको देना। ये आपका होमवर्क है, ये आपको पीडीएफ में नहीं मिलेगा क्वेश्चन। होमवर्क है आपका कि 0 से 60 तक 5 कितनी बार आएगा, 5 कितनी बार आएगा, 0 से लेकर 60 तक 5 कितनी बार आएगा। इसका जवाब आपको कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में देना। 0 से लेकर 60 तक 5 कितनी बार आएगा, कमेंट बॉक्स में देना। अगर मेरे भाई पसंद आया है अब तो लाइक करना, शेयर करना, कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ भी सकते हो कमेंट बॉक्स में। ठीक है ना, बाकी आपका टारगेट चलेगा 26 दिसंबर तक पूरे के पूरे क्वेश्चन आप करके आओगे, जितने भी आपके आते हैं। ओके ना, चलिए ठीक है, तो सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल, मिलेंगे कल की क्लास में इसी टाइम। जय हिंद, जय भारत और